हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी का रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। आज आपको पहले बेसिक समझाएंगे, उसके बाद गुडविल की बात करेंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन। देखो, रिवैल्यूएशन हो गया और साथ साथ में तुम्हारा जो होता है ना रिजर्व का क्या करना, वो सब तो वही है जो तुमने एडमिशन में और चेंज इन पीएसआर में पढ़ा है, तो उस पर अपन ज्यादा फोकस नहीं करने वाले। ठीक है, हाँ, एक बार ओवरव्यू बता दूंगा और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंटली पूरा क्वेश्चन करना सीखेंगे जैसे एडमिशन में सीखा था, एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। इन सबको आज इकट्ठा करके एक ही वीडियो के अंदर लेकर आ गया हूं। तो चलिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो टेंशन रखो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हर बार की तरह। पर उससे पहले चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने एडमिशन पढ़ रखा है तो रिटायरमेंट आप लोगों के लिए बच्चों का खेल है। और अगर आपके पास रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू चेंज इन पीएसआर या गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप उसको चुटकियों में कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है रिटायरमेंट। देखो, मान लो हमारे पास तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तीनों बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। किसी वजह से सी को लगा कि मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना। सी को क्या लगा कि मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना, तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। रिटायरमेंट तीन केसेस में हो सकता है। पहला, कि अगर स्टार्टिंग से ही इसका एक एग्रीमेंट हो, जब पार्टनर तीन लोग आए और उन्होंने पार्टनरशिप बनाई तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि भाई देख, एक पार्टनर है जो 3 साल काम करेगा, उसके बाद छोड़ दे। तो अगर एग्रीमेंट में पहले से है तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो इजीली। सारे पार्टनर मान जाते हैं तो आप रिटायरमेंट इजीली ले सकते हो, या फिर पार्टनर की खुद की इच्छा है, वो नोटिस दे देगा और 1-2 महीने के अंदर वो छोड़ देगा। इन तीनों केसेस में रिटायरमेंट पॉसिबल है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, जब पार्टनर छोड़ के जाएगा तो दो बातें बनती हैं। पहला, उसका शेयर फ्री हो गया। उसका शेयर फ्री हो गया, वो पुराने पार्टनर लेंगे, उनको मजा आएगा। और दूसरा, उसकी जो मेहनत है, यानी उसकी बनाई हुई गुडविल, उसके बनाए हुए वर्कमैन कंपनसेशन, उसके बनाए हुए रिजर्व, इन सब पे उसका हक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले उसका न्यू रेशो या गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसके द्वारा बनाई गई गुडविल और इन सारे फंड को उसको चुपचाप दे देंगे। जैसे एडमिशन में नया आता था तो उसका कोई हक नहीं होता था, पुरानों का हक होता था। उसी प्रकार से जब रिटायरमेंट में जा रहा है तो उसका भी हक है, क्योंकि उसने भी बनाया है। ठीक है, तो एक एक करके सारे केसेस को समझते। सबसे पहले बात करते चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सिंपल केस लेते हैं, मान लो तीन पार्टनर वही अपने 5:3:2, इन टोटल मानते हैं 10 रुपए हैं। तीनों आपस में बांटते थे 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। अब अगर एक पार्टनर चला जाएगा तो उसका, मान लो सी गया, तो उसके 2 रुपए तो बच गए। तो उसके 2 रुपए से इन दोनों को या किसी एक को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो ये पार्टनर कहलाएंगे गेनिंग पार्टनर। कौन से वाले? जिनको फायदा हो सकता है कि सिर्फ एक को ही फायदा हो तो ए ही गेनिंग पार्टनर हो कहलाएगा। ठीक है, और जो जा रहा है उसको तो नुकसान होगा ही, तो वो कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब पहले बात करते हैं कि सर, गेनिंग निकालना और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हमें यह पता होना जरूरी है कि इसके जाने के बाद नया रेशो क्या आया। दो केसेस होते हैं। केस नंबर 1 समझना, ये इतना आसान है कि आप देख के बोलोगे सर ये क्या मजाक करा आपने। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है 5:3:2। सी रिटायर हो गया। अगर आपको सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप न्यू रेशियो कैसे निकालो? कोई दिमाग नहीं लगाना है। कैसे निकालोगे? सर, सी गया तो सी को जान दो। सी गया तो सी को जान दो। आपका न्यू रेशियो हो जाएगा 5:3। क्या हो जाएगा? 5:3। और यही आपका बन जाएगा गेनिंग रेशो। सर, ऐसा क्यों हुआ ये बताओ। देखो भाई,
सीधी सी बात है, हम ये मानेंगे कि जब सी गया तो उसका शेयर पड़ा हुआ है एक कोने में। पुराने पार्टनर बोले यार ये भी प्रॉफिट है, तो इसको भी हम उसी रेशो में बांट लेते हैं जिस रेशो में हम बाकी सारा प्रॉफिट बांट रहे हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को आप नॉर्मली हटा दो, जो बचा हुआ शेयर हुआ वो कहलाता है आपका न्यू रेशो और वो ही कहलाएगा आपका गेनिंग रेशो। ये मान लिया जाता है कि रिमेनिंग पार्टनर आर प्री अज्यूम्ड टू शेयर प्रॉफिट इन ओल्ड रेशो, कि रिमेनिंग पार्टनर माना जाएगा कि ये ओल्ड रेशो में ही बांट लेंगे। समझ में आ गया? सर ये इतना आसान आएगा? बिल्कुल इतना आसान आएगा। इसमें एक छोटी सी चीज आपको दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1:2, 1:5 और 1:10। अब मैंने बोला सी रिटायर हो गया, अब क्या करोगे? सर 1:2 और 1:5 कर देंगे। नहीं कर सकते आप ऐसा। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम रेशो निकालते हैं तो बेस कॉमन होना बहुत जरूरी है। इस पर्टिकुलर केस में पहले आप 10 बेस रखोगे, मतलब एलसीएम लोगे 5:1, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हटा दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्या? तो ऐसे आपको करना है। पहला केस जब कुछ भी गिवन नहीं होगा तो हम नॉर्मली उसको उठा के फेंक देंगे, पर इतना आसान तो आएगा नहीं। ये आएगा पर बड़े क्वेश्चन में आएगा, जहां पर आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो से ज्यादा मतलब नहीं होगा। छोटे क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ इस तरीके का केस आपके सामने दिखेगा। केस नंबर, देखो लैंग्वेज समझ लोगे तो बहुत आसानी से हो जाती है अकाउंटेंसी। सिर्फ आपको फील करना जरूरी है। क्या करना? फील करना कि अच्छा ऐसे होती है क्या। आप इसको पकड़ लो, आपका जवाब आ जाएगा। चलिए, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर परचेज अ शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि ये मान के चलो ऐसे हम पुराना वाला ही केस पकड़ रहे हैं और उसी से करेंगे। सी कौन रिटायर हो गया? बी रिटायर हुआ। चलो बी को ही रिटायर कर लेते हैं। बी रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया। तो इसको ऐसे समझो कि बी के 3 रुपए कोने में पड़े हुए हैं। अब ए और सी दोनों लालची हैं। ये बोलेंगे लाओ लो फटाफट दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो यहां पर बी ने बोला देखो जो मेरे 3 रुपए पड़े हुए हैं उन 3 रुपए को आप 2:1 के रेशो में ले लो। क्या बोला? जो मेरे 3 रुपए पड़े हुए हैं उसको आप 2:1 के रेशो में ले लो। बात समझ में आई? यानी बी के जो 3 रुपए हैं उसको 2:1 में बांट दिया गया। यही क्वेश्चन कह रहा है। ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हो गया है, हिज शेयर वॉज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो 2:1। क्लियर एवरीवन? अब आगे समझो कैसे करना है। बहुत आसान है। पहले देखो बी, बी का शेयर कितना है? 3/10। ऐसे 3 रुपए तो नहीं बोलेंगे, 3/10। अब बी के शेयर को इस रेशो में बांट दो, तो ए कितना लेगा? बी के शेयर का कितना? 2/3 ऐसे लेगा। और सी कितना लेगा? बी के शेयर का 1/3। बट गया? सिंपल हो गया ना? वही चीज जो क्वेश्चन में आपको बोली गई कि मेरा शेयर यानी बी का शेयर 2:1 में दोनों बांट लेंगे। बहुत आसान है, तो हमने बांट दिया। अब देखो उसको सॉल्व कर लेते हैं। बी का शेयर कितना है? 3/10 इंटू 2/3। चाहो तो काट लो, चाहो तो ऐसे ही रख लो, तुम्हारी इच्छा। बोलो तो काट देता हूं, काट दो। चलो 2/10 और ये कितना हो गया? 3/10 इंटू, तो ये हो गया 1/10। आप बोलो सर 2/10 को भी काट के 1/5 कर दो। क्यों करूं? नहीं क्यों करूं? अगर मैं कर दूंगा तो नीचे वाला तो 1/10 है, तो फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा भविष्य में बाद में। तो दोनों जगह नीचे 10 आ रहा, पड़े रहते ना है। क्या बुरा लग रहा है अपने को? ठीक है, चलो अब इनका न्यू निकाले। ए का न्यू, ए का पुराना कितना था प्लस बी से लिया कितना, या टेकन फ्रॉम बी कर दो, टेकन फ्रॉम बी। तो ए का पुराना था 5/10 प्लस कितना ले लिया इसने? 2/10। टोटल कितना हो गया? 7/10। सिमिलरली सी का न्यू निकालना है आपको।
तो कितना होगा, पुराना था 2/10 प्लस 1/10, ये हो गया 3/10। ठीक है, तो मैं यहां न्यू रेशियो लिख दूं, यहां लिख देते ए और बी 7:, ए और सी 7:3। समझ में आ गया? एक बार पूरा देख लो मैंने क्या किया है और कैसे किया है, फटाफट देख लो। क्लियर हो गया सबको? आसान है, इजी हो गया। चलो आगे बढ़े, देखें अब क्या है कहानी। चलो आगे देखते हैं। अब ये आप न्यू रेशियो निकालना सीख गए, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स इतना ही आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। इस चैप्टर की अगर जितना भी अपन ने पढ़ा है इसकी आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए, वैसे तो जरूरत नहीं, 2-4 क्वेश्चन ही है, पर अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, वहां मैं आपको दे दूंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं गेनिंग रेशियो को। देखो रिटायरमेंट कुछ नहीं है, एडमिशन का बड़ा भाई है। एडमिशन में जो कुछ भी आपने पढ़ा है सब कुछ रिपीट होगा, प्लस उसमें 2-3 चीजें ऐड हो जाएंगी। मैं बेसिकली अगली वीडियो कुछ इसी टॉपिक पे लाना चाह रहा हूं जहां पर हम एडमिशन और रिटायरमेंट इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, ताकि आप जब पढ़ो ना तो आपको समझ में, हाँ यार इसमें इतना ही पढ़ना है और इसको इस तरीके से चेंज करना है जब हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर जो वीडियोस हैं उनके अंदर आपको एडमिशन पढ़ा दिया जाता है, रिटायरमेंट में ये बोला जाता है ये तो टॉपिक वही वाला है तो छोड़ दो, पर बांटते समय थोड़ा बहुत तो चेंजेस आते हैं ना, वो कौन समझाएगा? ठीक है, तो उसके लिए कल एक वीडियो लाएंगे, अभी पहले यहां जाते हैं। गेनिंग रेशियो शायद थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, दिख जाएगा आपको, क्वालिटी बढ़ा लेना। अब गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है? द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर। वही सिंपल कहानी कि ए बी सी अगर 3 पार्टनर हैं, 5:2 है, अगर बी रिटायर हो गया है तो ये जो 3 रुपए हैं ये दोनों से बाकी दो, ये पैसे से बाकी दोनों को कितना कितना फायदा हुआ, ये गेनिंग रेशियो है। सर गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं? देख बेटा, गेनिंग रेशियो निकालने का सिर्फ एक ही मकसद है। पिछला चैप्टर एडमिशन तूने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो देख लेना, ऊपर आई बटन में लगा दूंगा। एडमिशन जब आपने पढ़ा तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का मतलब मैंने समझाया था कि जो गुडविल लाएगा प्रीमियम की वो पार्टनर को लेनी पड़ेगी। सिमिलरली अब जब ये जा रहा है बी तो इसका शेयर ये लोग लेंगे, तो इसके बदले में रोकड़ा बी को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसने भी तो मदद की थी। तो जब ये जाएगा तो ये गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा। तो गेनिंग रेशियो निकालने का एक ही मकसद है कि जब बी जाएगा तो हम उसको उसके गुडविल का हिस्सा देंगे। कौन कौन कितना कितना हिस्सा देगा ये डिफाइन करेगा गेनिंग रेशियो। जो ज्यादा गेन कर रहा है वो ज्यादा पैसा देगा, जो कम गेन कर रहा है वो कम पैसा देगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो पिछला वाला अभी अपन ने क्वेश्चन करा है इसी का गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन में पूरा आपका कवर हो जाएगा। देखो मिटा देते हैं इसको। अब पहले समझो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं गेनिंग, तो गेनिंग का मतलब मैं पहले कम ले रहा था अब ज्यादा ले रहा हूं। गेन का मतलब क्या होगा? पहले कम है अब ज्यादा है। तो अगर पॉजिटिव में लाना है न्यू माइनस ओल्ड कर दो, इससे आपका गेनिंग आ जाएगा। अब देख भाई, मैं वो बुक का घिसा पिटा तरीका नहीं कराऊंगा जो कि आप करके परेशान हो गए हो, क्योंकि एलसीएम नहीं निकलता है। तो इसलिए मेरे तरीके से कर लो। कौन सा तरीका है? देखो यहां पर जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं देखी उनको नहीं होगा, आज समझ लो। न्यू रेशियो कितना है? 7:3। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब क्या करते हैं, अपन दोनों का टोटल करते हैं। 10 10। अगर दोनों का टोटल बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली माइनस कर दो। पर अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हम दोनों को बराबर लाएंगे। पहले ये देखो जहां बराबर आ रहा है, दोनों 10 10 है तो आप नॉर्मली इसको माइनस कर देंगे। ये हुआ 2, ये हुआ -3 और ये हुआ 1। ये हो गया गेनिंग और ये बंदा अपना ये कर रहा है सेक्रीफाइस। समझ में आ गया? अब अगर सर और डिटेल में है तो ये 2/10, 3/10 और 1/10 कहलाएगा, क्योंकि टोटल इनका 10 था। कितना आसान है, समझ में आ गया? अब देखो ये तो हो गया सर टोटल सेम था, मान लो टोटल सेम नहीं है तो क्या करें? तो मैं इसको मिटा दूं, एक बार देख लो आप, मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद बिना टोटल सेम वाला करा देते हैं। ठीक है, देखो ए बी सी 3 पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशो क्या माने, बोलो? ओल्ड रेशो कितना लें? 1:1 ले लेते चलो।
111 ये ओल्ड है। न्यू लेते हैं अपन, कितना ले न्यू, मान लो सी रिटायर हो गया तो 3:2 ले लेते हैं। ठीक है, 3:2 ले लिया। ये तो भाई रिटायर हो गया तो ये गया। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 3। ये चीज हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर गया है सिर्फ उसी को, कौन फोन करे जा रहा है मेरे को, जो पार्टनर गया है सिर्फ उसी को सेक्रीफाइस हो सकता है कि जो पार्टनर रह गए हैं उनमें से भी कोई एक सेक्रीफाइस कर जाए। हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, हो सकता है। तो अगर करता है तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो ये 5 है, ये 3 है। गधा और घोड़ा दोनों कभी नहीं मिलते, और मिलते तो क्या बनता है, खच्चर। गधा घोड़ा मिलेंगे तो खच्चर ही बनेगा। तो उसी प्रकार से आप 5 और 3 को सेम नहीं रख सकते, आपको दोनों को सेम करना पड़ेगा, यानी दोनों को या तो गधा बनाना पड़ेगा या घोड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को बना देता हूं, इसको 3 से इसको 5 से कर देते हैं। देखो 15-15 हो गया। आप कितने से भी करो मल्टीप्लाई, इसको भी अपनी इच्छा से कितने से भी कर दो, इसको भी अपनी इच्छा से कितने से भी कर दो, बस दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आना चाहिए। अब मैथमेटिक्स का रूल है तो मैथमेटिक्स को थोड़ी इज्जत दे देते हैं, वरना अच्छा नहीं लगेगा, उसने हमारी इज्जत खराब कर दी। तो अगर हमने इक्वल टू के इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन होगा। सिमिलरली अगर यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी। समझ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, टोटल आ रहा है 15। अब ये 5 से तो 5 5 और 5, टोटल आ रहा है 15। अब दोनों 15-15 बराबर हो गए, तो अब क्या कर देंगे, नॉर्मली माइनस 4 1 -5, तो 4/15 1/15 और -5/15, ये क्या हो गया आपका गेनिंग, और ये क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग। समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया। सर एक बात समझाओ, आप यहाँ डिवाइड में 15 बार बार क्यों लिख रहे हो, वैसे आप नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही है 4:1। पर बेसिकली बाय 15 लिखने का रीजन ये है कि ज्यादातर रिटायरमेंट के क्वेश्चन में आपको टोटल गुडविल दे देते हैं, तो हम है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल गुडविल को 4:1 में बांटना है क्या। तो उसको क्लियर करने के लिए अपन रिटायरमेंट के क्वेश्चन में पहले ही दिन से डिवाइड बाय टोटल लिख रहे हैं, ताकि आप पूरी गुडविल को ना बांटो, सिर्फ उस बंदे के शेयर को बांटो। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि जब पार्टनर था तो उसने साथ में मिलकर गुडविल बनाई होगी, अब जब वो जा रहा है तो उस गुडविल का क्या होगा, और वो गुडविल कैसे पार्टनरों के बीच में बट रही होगी। अब एडमिशन करने के बाद हमें यह तो समझ में आ गया कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लाता है। उस पैसे का मेन मकसद ये होता है कि उसके आने की वजह से जिन पार्टनरों को सेक्रीफाइस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस लॉस की भरपाई कर दी जाए। अब क्या हो रहा है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट मान लेते हैं हम 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, तीनों का रेशो है 5:3:2। यहां पर मान लेते हैं सी हमारा रिटायर हो गया। अब जब ये रिटायर होगा तो इसके हक में आने वाला पैसा किसको मिलेगा, या तो ए को या बी को या फिर दोनों को, क्योंकि इसके जाने के बाद इसका शेयर बाकी पार्टनरों को मिलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि सी के रिटायरमेंट से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये एक्स्ट्रा पैसा क्यों मिला, क्योंकि सी ने अपना शेयर छोड़ा। तो सी को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस की वजह से इनको क्या हो रहा है, गेन। ये कोई नॉर्मल गेन नहीं है, ये एक तरीके से अबनॉर्मल गेन है, पार्टनर जा रहा है। अब समझना, जब ये पार्टनर फर्म में था तब उसने मेहनत की थी, कंपनी चलाई थी, उस कंपनी से कुछ गुडविल जनरेट हुई होगी, इस गुडविल में हमारे सी की भी तो मेहनत है। तो जब सी जाएगा तो कंपनी की गुडविल, कौन सी गुडविल, वैल्यूड गुडविल। 2 गुडविल होती है बेटा, परचेज्ड और वैल्यूड। परचेज गुडविल जो कहीं और से खरीदी जाती है, जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है, जिसको हम बुक गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी, इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पर वो गुडविल जो कि इन तीनों ने मिलकर बनाई थी, जिसकी कैलकुलेशन कभी नहीं की जाती, सिर्फ किसी के एडमिशन, रिटायरमेंट, पीएसआर चेंज पे
करी जाती है। उस गुडविल में जितना हिस्सा सी का बनता है, सी वो पैसा लेकर जाएगा। और जब सी को पैसा दिया जाएगा तो ये पैसा देगा कौन? ये पैसा वो लोग देंगे जिन लोगों को सी के जाने से फायदा हो रहा है, यानी कि गेनिंग पार्टनर। समझ में आ गया? बस फर्क इतना है कि एडमिशन में वो पैसा एक्स्ट्रा लेकर आ रहा था विद द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, पर रिटायरमेंट में जब पार्टनर जा रहा है तो वो पैसा प्रीमियम के नाम से नहीं लेकर जाएगा। वो बस इतना कहेगा कि इन दोनों ने मिलकर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, और इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो जनरल एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट जो भी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पर एक जरूरी बात, यहां पर मैंने ये नहीं लिखा कि रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो और पुराने पार्टनर या बचे हुए पार्टनर को डेबिट करो। मैंने ये बोला है कि गेनिंग, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको डेबिट करो। ऐसा हो सकता है कि किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को लॉस भी हो रहा। कैसे होगा, हम कुछ केसेस देखते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइड, जब मरता है तो भी यही केस ऐसा ही होगा। He receives some compensation from the retiring partner in the ratio that takes the share of retiring partner. जो पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जिस रेशियो में ले रहे हैं, मतलब उनको जितना फायदा हो रहा है उसके हिसाब से रिटायरिंग पार्टनर को वो पैसा देंगे। एक कॉमन चीज जो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में सेम रहती है कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई बुक की गुडविल मिलती है तो बिना सोचे समझे इस गुडविल को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कैसे करेंगे? गुडविल एक एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो जब हम उस गुडविल को बांट रहे हैं तो हम उस गुडविल को क्या कर देंगे? क्रेडिट, और डेबिट में क्या कर देंगे? ए बी सी, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। अगर एडमिशन है तो पुराने 2 पार्टनर, रिटायरमेंट है तो पुराने 3 पार्टनर, पर हमेशा ये बटेगा ही बटेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं और उससे समझते हैं क्या कहानी है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी इंप्रूव कर लो। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 235, उल्टा हो गया आपकी बात। गुडविल अपीयर इन द बुक एट अ वैल्यू ऑफ 50,000। कौन सी गुडविल है ये? अपीयर इन द बुक, यानी बुक गुडविल जिसको ओल्ड रेशो में बांटते हैं, ये 50 है। एक्स रिटायर, ये रिटायर हो गया, एंड ऑन द डे एक्स रिटायरमेंट, एंड ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड टू बी 45,000। और वैल्यूड गुडविल यानी कि जो इन सब ने मेहनत करके कमाई है उसकी कीमत है 45,000 रुपए। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, पहली चीज, हमें यहां पर कुछ भी नहीं गिवन, नया रेशो क्या है, पुराना क्या है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे जो बचे हुए पार्टनर हैं वाई और जेड, इनका रेशो ही गेनिंग रेशो कहलाएगा। समझ में आ गया? और यही न्यू रेशो कहलाएगा। गेनिंग रेशो निकालने का सिर्फ एक ही मकसद है पूरी जिंदगी में, कि हम ये पता लगा सके कि पार्टनर को कितना देना है, और कोई मकसद नहीं है। मतलब प्रीमियम का ही डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, गुडविल का ही डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए निकाला जाता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, चलो एंट्री करें। ओके, तो सबसे पहले तो हम बुक की गुडविल को बांटेंगे बिना कुछ सोचे सारे पार्टनरों के बीच में। टू गुडविल कितना है? 50,000, और तीनों को बांट दो तो 50, 5, 10, 15, 25। जितने भी मेरे समझदार भाई हैं जिनको नहीं आता, डरने की जरूरत नहीं है। देखो मेरा मानना सिंपल है, अगर नहीं आता तो बोल दो, सीख लेंगे, पर हमेशा उसको अपने अंदर दबा के रखेंगे तो क्या होगा? हम जैसे स्कूल में करते हैं ना यार, एलसीएम लेना नहीं आता, तुम 12वीं में आ गए, अरे नहीं आता तो नहीं आता, आप सिखा दो, ताकि अगली बार जो टीचर आएगा वो ये नहीं बोलेगा। पर सिखाते ही नहीं है, तो मैं सिखा देता हूं, कोई बात नहीं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते देखो, 50,000 को अगर x को बांटना है तो x का शेयर कितना है? 2 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल, 5 और 3 8 और 2 10।
एक्स का आ गया 10,000। सिमिलरली जब वाई को बांटना होगा तो ऊपर वाई का लिख दो, नीचे टोटल लिख दो। समझ गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो बुक की गुडविल बट गई। अब सेकेंड गुडविल आती है आपकी वैल्यूड गुडविल, जो कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बटेगी। अब यहां पर एक बहुत जरूरी चीज है जिसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो कॉमन सेंस की चीज है। मैं टेक्निकलिटी में घुस जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कॉमन सेंस लगाते हैं, ये गुडविल बेटा किसकी है? पूरी फर्म की। तो पूरी फर्म की गुडविल तो नहीं बटेगी, पूरी फर्म की गुडविल तो नहीं बट सकती। तो गुडविल किसकी बटनी चाहिए? जो रिटायर हो रहा है मात्र उसकी। तो रिटायर हमारा एक्स हो रहा है, तो एक्स की गुडविल कितनी हुई? 45,000 का 2/10। 45,000 का 2/10 दैट इज इक्वल टू 9,000। समझ में आ गया? ये तो हो गया एक्स की गुडविल, इन दोनों को मिल जाएगी 5:3 के रेशो में। एंट्री कर दे, देख लो भैया एंट्री क्या हो रही है? एंट्री 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 गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग YZ टू एक्स कैपिटल 9,000। अब बांट देना जो भी बटे, है ना, पॉइंट्स में हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आसान है। वापस समझा दूं तो जो हमारी वैल्यूड गुडविल थी हमने उसको इससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किससे? पहले इसका शेयर निकाला और इसके शेयर को फिर आपस में बांट दिया। ये गते कतई मत कर देना कि हम इसको 3/10 लिख दें या 5/10 लिख दें। हमने पहले ये निकाला, भाई ये देख ले ये रिटायरिंग इतना है, इसी को मिलना है, तो हमने ये कर दिया। अभी क्या होगा, कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जहां पर आपको गेनिंग निकालना पड़ जाए। तो जहां निकालना पड़ता है उस केस में कैसे होता है, हम अगला क्वेश्चन उसी के हिसाब का लाए। एक चीज के लिए हमेशा ओपन रहना कि हो सकता है कोई रिमेनिंग पार्टनर को भी लॉस हो जाए, ठीक, तो उसको भी बांट देना, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है, कुछ भी नहीं समझना है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है ना? चलो इधर देखो, XYZ 3 पार्टनर हैं, 3:1 इनका रेशो है, Z का रिटायरमेंट हो गया और न्यू PSR आपको दे रखा है। मैं मिटा देता हूं पूरे, न्यू PSR आपको दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे भैया? ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेनिंग आ जाएगा क्या? अभी ज्यादा पहले कम। ठीक है, कौन गया है? Z गया है और रेशो कितना हो गया? 1:2। कैलकुलेट करें, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 6। तो गधा और घोड़ा दोनों नहीं मिलते, तो हमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो बच्चे सोच रहे हैं सर ये कैसे करते जा रहे हो आप फटाफट, बेटा पिछली वीडियो जरूर देखियो क्योंकि उसमें मैंने समझाया है कि कैसे चुटकियों में गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ऊपर आई बटन में मैं लगा दूंगा। ठीक है बेटा, अब ये गधा है घोड़ा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को भी कर देते हैं। ये मेरा तरीका है, बहुत आसानी से आपका आंसर आएगा। अब दोनों, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, बराबर हो गए, माइनस कर देते हैं। ये आया -1, ये आया 2, ये आया -1। अब कमाल की बात ये है कि यहां पर ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और गेन करने का काम मात्र वाई कर रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे वाई को गेन हो रहा है, एक्स अभी फर्म में है उसके बाद भी वो लॉस खा रहा है क्योंकि नए रेशो में उसके साथ धोखा हो गया है। अब भाई उसके साथ धोखा हो गया तो उसको भी हिस्सा मिलेगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में पॉइंट ये आता है कि आपके पास जो फर्म की वैल्यूड गुडविल है 30,000, इसको कैसे बांटोगे? सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि सर इसको कैसे बांटे, क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, भाई Z जा रहा है तो 1/6 कर दो। 1/6 से आंसर नहीं आएगा। आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पे कर रहे हो तो अगर कभी भी फंस जाओ तो आप गेनिंग रेशो निकाल लो और उसमें बांट दो पूरे को, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। इसका गेनिंग कितना है? 1/6, 2/6 एंड 1/6। क्या 6 डिवाइड में 6 आएगा? ये 6 रहा, 1/6, 2/6 एंड 1/6। पहले एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Z कैपिटल। ठीक है जी, अब पहले Y को बांटते हैं, 2/6, 30,000 का गेनिंग में 2/6 कितना हो गया? 10,000। सिमिलरली यहां 1/6 और 1/6 बटेगा तो 30,000 का 5,000, 5,000, 5,000।
सर ये बताओ आपने ये क्यों किया? आप डायरेक्टली 1/6 भी तो कर सकते थे। मैं कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सवाल है कि अगर मैं z का 1/6 करता तो यहां पर एक और पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपको पहले ये देखना पड़ता उसका सेक्रीफाइसिंग कितना। तो ये चीजें कंफ्यूजन ना करें, इसलिए एक ऐसा तरीका लगा दो जो हर जगह सेम चले। हम वही तरीका लगाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। हमने क्या किया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकाला और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट दिया पूरे को। पिछले क्वेश्चन में जब हमें गेनिंग निकालना ही नहीं पड़ा, तब हमने एक ही बंदा सेक्रीफाइस है तो उसका रेशियो निकाल लिया और उसको आपस में बांट लिया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्या? एक बार देख लो। मैं साइड हो जाऊं, करोगे सॉल्व, देख लोगे? चलो एक बार देखो, नोट डाउन कर लो। आगे बढ़े, चलिए। तो रिटायरमेंट में, एडमिशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बदलाव, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का बदलाव और गुडविल में प्रीमियम ना लाने का बदलाव है। इसके अलावा रिटायरमेंट में और एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन और प्रोविडेंट फंड, इन सब में कोई चेंज नहीं है। चेंज क्यों नहीं है? चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन का प्रॉफिट या फिर किसी और रिजर्व का प्रॉफिट, ये सब कुछ ओल्ड रेशो में ही बटता है और इसीलिए हमेशा याद रखना कि ये ओल्ड रेशो में ही बटेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टनर आ रहा है या जा रहा है। मैं एक बार रिवाइज कराने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बता देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं और पार्टनर का लोन अकाउंट भी सीखने वाले हैं। देखो भाई, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। इसके अंदर अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो यहां पर बताई जाती है टू डिक्रीज इन एसेट। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो यहां पर बताई जाती है लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो यहां पर बताई जाती है, और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर कम हो रही है तो यहां पर बताई जाती है। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है तो यहां पर बताई जाती है, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आते हैं तो यहां पर बताए जाते हैं। इसका जो बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा वो बैलेंस ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है? अब पार्टनर आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, ओल्ड रेशो मतलब ओल्ड रेशो, काम खत्म। समझ में आ गया? इससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है इन केस ऑफ एडमिशन, तो वो वीडियो भी मैं आई बटन में लगा दूंगा, वहां से जाके उसको देख लो। वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कर चुके हो। देखो, रिवैल्यूएशन के बाद तुम्हारे रिजर्व का क्या कहानी होगी और बाकी सभी चीज जो है ना वो वैसा ही है जैसे कि एडमिशन में था और चेंज इन पीएसआर में था, तो बस ओल्ड रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आ गया इस समय फुल क्वेश्चन करने का, तो देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलो मेरे साथ। हमें लग सकते हैं अंदाजन 15 से 17 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं आपको समझाते हुए करवाऊंगा। पर आप जब इस क्वेश्चन को पर्सनली करोगे बिना समझाए डायरेक्टली, तब आपको 10 से 8 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और सीबीएसई भी आपको इतना ही टाइम अलॉट करता है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा, मतलब फॉर एग्जांपल एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, पहले क्वेश्चन को देखो और उसमें जो जो चीजें बनाने को बोला गया है उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। हमारा सबसे ज्यादा टाइम क्वेश्चन को रीड करने में जाता है, तो इसलिए ये ध्यान रखें कि रीडिंग जितनी कम होगी समय उतना ज्यादा बचेगा। हम लोग ज्यादातर टाइम लिखने में फास्ट कर लेते हैं कि भाई राइटिंग तेज कर ली, अमाउंट फटाफट लिख दिया, पर इससे आप हार्डली 1 मिनट बचा पाओ। पर अगर आपने एक बार की क्वेश्चन रीडिंग काट दी तो आपके 4 से 5 मिनट बच जाएंगे। तो आज हम उसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मान लो आपके सामने है क्वेश्चन, में टाइम यहां पर शुरू कर दिया है। ए बी सी 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। अब क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं लेकर के आया हूं। प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल वो शेयर कर रहे हैं। तो जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। कैपिटल का प्रोपोर्शन देखो मैं यहां पर लिख देता हूं 4.5 लाख। तो इन्होंने कहा कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा
वो कैपिटल के प्रोपोर्शन में होगा, मतलब जिस रेशो में आपके तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है उसी के हिसाब से। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 45 30 15 तीनों 15 की टेबल में आ रहे हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:1। हम क्वेश्चन 4 बार नहीं पढ़ने वाले हैं, हम मात्र एक बार पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी बैलेंस शीट एक बार रीड करते हैं और रीड करते समय अगर कोई रिजर्व है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कोई लॉस है, उसको टिक करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आता है क्रेडिटर, उसके बाद आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के आगे मैंने टिक कर लिया बिकॉज इट इज अ रिजर्व और रिजर्व ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट, उसके बाद है कैश, डेटर, पीबीडी, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और ये आ गया पी एंड एल। ये पी एंड एल एसेट यानी कि एक तरीके का लॉस है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां दो चीजें, एक रिजर्व और एक पीएनडल, ये दो चीजें हमें ऐसी मिलती हैं बैलेंस शीट में जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो हमने उनके आगे टिक लगा ली। अब तक हमने और कुछ नहीं पढ़ा है, ना ही कोई खाता बनाया है, ना ही किसी चीज की पोस्टिंग की है, हमने सिर्फ क्वेश्चन की बैलेंस शीट रीड करी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नीचे के एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। देखो कितना आसान है। बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018। बी जो है वो रिटायर हो गया है, अच्छी बात। द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी आउट द पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसके अंदर पहला पार्ट एडजस्टमेंट है, आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। ये जो एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये ऊपर तो कहीं नहीं है फायर इंश्योरेंस, तो हमने क्या करा, यहां टिक कर लिया। अब ये क्या है, क्यों है, मैं यहां टिक कर लेता हूं। इससे मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं बस अभी रीड कर रहा हूं। आगे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब मैं यहां पर अमाउंट नहीं निकालूंगा, बस लैंड एंड बिल्डिंग के आगे एक टिक मार्क लगा लूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देख, बार बार अभी मैंने मान लो इसका अमाउंट निकाल लिया, फिर जब पोस्टिंग करेंगे तो फिर वापस निकालना पड़ेगा। तो दो तीन तीन बार एक ही चीज को करने से क्या, हम एक ऐसी अप्रोच लगा रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन सिर्फ एक बार पढ़ना पड़े, दूसरी बार करना पड़े। इसके अलावा तीसरी बार क्वेश्चन नहीं करना, ना ही पढ़ना, और ना ही ये सोचना कि यार कोई एडजस्टमेंट रह गया है क्या, मेरे से कुछ छूट तो नहीं रहा है। ये सारी दिक्कतों को खत्म करते हुए चलेंगे। अभी देखो कितना आसानी से होगा। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी बॉट बाय 5%। डेटर के आगे मैंने टिक लगा लिया है। मशीनरी टू बी डिक्रीज, मशीनरी के आगे टिक लगा लिया है। प्रोविजन ऑफ 15,000 टू बी मेड फॉर रिपेयर, यहां कहीं भी रिपेयर नहीं है, इसलिए मैंने यहां नीचे टिक लगा लिया है। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट 1,80,000 रुपए। अब भाई गुडविल का एडजस्टमेंट होता है तो मैं गुडविल पहले यहां लिख लेता हूं। गुडविल है 1,80,000 रुपए। ठीक है, ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जो पार्टनर जा रहा है वो लेगा। ठीक है, बी शेयर इज सेम ऑफ द सेम एंड रेकमेंड एंड बी शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी। मतलब ए और सी गेनिंग हो रहे हैं और बी जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा है। हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4 एंड 1:4। इनका न्यू रेशो आपको गिवन है, ये ओल्ड है, न्यू रेशो आपको गिवन है 3:1। तो मैं एक बार इसको वैसे लिख देता हूं जैसे अपन गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। ए बी सी न्यू है 3:1 और ओल्ड है 3:2:1। यहां गुडविल आपको दी हुई है क्वेश्चन में 1,80,000। अब देखो पहले गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहां पर समझदारी रखेंगे। समझदारी क्या रखेंगे, आप अगर ध्यान से देखें तो जब बी रिटायर होगा और अगर मैं इसको गायब कर दूं तो ये रेशो और ये रेशो सेम है, यानी कि पुराना रेशो ही कंटिन्यू किया गया है। और अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि जब डायरेक्टली इसको किक ऑफ कर देते हैं, मतलब बिना किसी रेशो में बदलाव किए इसको हटा देते हैं, तो जो रेशो बचता है वो ही आपका गेनिंग रेशो और वो ही आपका न्यू रेशो होता है। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, बोलोगे तो मैं सॉल्व भी करा देता हूं। देखो इसका टोटल आया 4, इसका टोटल आया 6। अब गधा और घोड़ा, 4 और 6, इन दोनों का भरत मिलाप तो हो नहीं सकता, खच्चर आएगा। तो हम इन दोनों को एक कॉमन ग्राउंड पे ले आते हैं। 4 और 6 का कॉमन ग्राउंड क्या आएगा, सोचो। 6 दूनी 12, 4 तिया 12।
ठीक है, 12 आता है, 24 आता है, 36 में भी लिख सकते हो। तो हम कैलकुलेशन इजी करते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा सर कैसे निकाल रहे हो आप, बेटा ऊपर आई बटन में एक वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है कि कैसे आसानी से हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस पूरे को 2 से किया है तो यहां पर भी 2 से करना पड़ेगा और यहां पर 3 से करना पड़ेगा। 9-3 6 4 2 3 -4 और 1 तो वही आ रहा है आपका ले दे के 3:1। अब गुडविल कितनी है फर्म की? 1,80,000 रुपए। कौन जा रहा है? बी जा रहा है। तो बी का शेयर कितना होगा? 1,80,000 रुपए इंटू 2/6 1/3 तो ये हो गया 60,000। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो या चाहो तो ऐसे निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, मैं ऐसे निकाल रहा हूं क्योंकि एक ही बंदा सेक्रीफाइस करा, मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है ना, नाउ एंट्री क्या होगी गुडविल की? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कौन कर रहा है? ए सी टू बीस कैपिटल। ठीक है, पहले एंट्री करके अपन पटक रहे हैं। इसका कितना है? 60,000 रुपए, जिसको हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट देंगे, 3:1 में बांट देंगे। तो 3:1 में बांटा तो ये आया 45,000, ये आ गया 15,000। ठीक है, इसको वर्किंग नोट 1 करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुडविल का एडजस्टमेंट हमने पहले ही कर दिया। लास्ट है बी टू बी पेड 50,000 इन कैश। बी को 50,000 कैश में देने हैं, बाकी जो है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है साहब, क्वेश्चन पूरा अपन ने पढ़ लिया। मैंने आपको 5-7 मिनट लगा दिए क्वेश्चन को रीड करने। अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली रीड करता बिना आपको समझाए तो मुझे मात्र 3 मिनट का समय लगना चाहिए था। ठीक है, अब जब आपने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया है तो अब अपन सारे अकाउंट एक साथ क्रिएट करते हैं, रिवैल्यूएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल भी, बैलेंस शीट भी। ठीक है, तो मैं यहां पर एक बार क्रिएट कर लेता हूं। लोगों को सवाल आता है कि सर रिवैल्यूएशन कितना बड़ा बनेगा, तो आप एक बार बैलेंस शीट देखो, 1 2 3, एक टिक यहां, एक टिक यहां, इन टोटल 5 टिक हैं। तो रिवैल्यूएशन आप 5 लाइन का, 6 लाइन का बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सारी टिक एक ही लाइन में आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है। ठीक है, हम उससे फॉर्मेट की ज्यादा अपेक्षा मत करना यार, है ना, थोड़ा भावनाओं को समझ के काम कर लेना, है ना। रिवैल्यूएशन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पीछे बनाते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, यही बना देते हैं, ऊपर बना दें, चलो ठीक है चलेगा। ठीक है, यहां तक बना लेते हैं। एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर। आपने देखा होगा मैं अमाउंट के कॉलम हमेशा बड़े बनाता हूं। इससे फायदा क्या होता है, थोड़ा एक बार और बनाते हैं चलो इसको। इससे फायदा क्या होता है वो समझो। जब हम अमाउंट के कॉलम बड़े बनाते हैं तो अमाउंट लिखने में गलती नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर कैलकुलेशन ही मिस्टेक होंगी। ठीक है, एक दो तीन, अब बाकी समझ लेना, है ना। ठीक है, ये पर्टिकुलर मैंने छोटा बना दिया है, तो आप आराम से इसको बड़ा बना दें। ये इसलिए है ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, मैं यहीं पे बैलेंस शीट बना देता हूँ छोटी सी। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन करें। अब अपन क्वेश्चन ऊपर से वापस रीड करना शुरू करेंगे। आप बोलोगे सर लंबा प्रोसेस हो गया, पर यकीन मानिए आपको अभी 4 मिनट लगने चाहिए अब तक के प्रोसेस में। अब आगे बढ़ते समय जब हम क्वेश्चन वापस रीड करेंगे तो जिन पे टिक नहीं है उनको डायरेक्टली पोस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिटर, कोई टिक नहीं है, मतलब पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहां हमने लिखा क्रेडिटर और इसके आगे अमाउंट लिख दिया 1,08,000 रुपए। आगे देखा जनरल रिजर्व, टिक है, टिक। जनरल रिजर्व का क्या कहता है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ओल्ड रेशो कितना है, 3:1। जनरल रिजर्व कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां एक लाइन ऊपर छोड़ देते हैं बैलेंस की, बाय जनरल रिजर्व। कितना है, 12,000। 12,000 को 3:2:1 में दो, तो ये हो गया, कितना हो गया, 6,000, 4,000 और 2,000। ये जनरल रिजर्व बट गया। आगे देखो, अगला है कैपिटल, 4,00,000, 4.5, 3 और 1.5, बाय बैलेंस बीडी 4.5, 3,00,000 और 1.5 लाख। यहां तक समझ में आ गया। मैं अमाउंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, इसको एक बार मॉडिफिकेशन मार देते हैं इसका। देखो
आप देखना मैं क्या करूंगा, ये कलाकारी आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। 6000, 4000 और ये 2000। मैं वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100 लिख रहा हूं, ताकि जब इन टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको आसान लगना चाहिए। ठीक है जी, आगे समझो, आगे क्या कह रहा है ये। आगे ये वाला पार्ट तो हो गया, कैश एट बैंक है। बैंक का हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं, तो बस मैं बैंक यहां लिख देता हूं। बैंक को सबसे आखिरी में लिखेंगे, इसकी वजह बता दूंगा। नेक्स्ट आता है डेटर। तो डेटर पे टिक है, अब टिक पे आ जाते हैं। ये रहा टिक। पीबीडी को 5% बनाना है। डेटर है 1 लाख के, ध्यान से समझना, डेटर 1 लाख के है, आपको 5% का पीबीडी करना है। तो 1 लाख का 5% आपने करा, कितना आया? 5000। यानी 5000 का पीबीडी होना चाहिए। अभी प्रोविजन कितने का है? 2000 का। हमें 5000 का करना है, मतलब 3000 का प्रोविजन बढ़ा देंगे, 3000 का प्रोविजन इंक्रीज कर देंगे। तो हम यहां लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्स, 3000 का प्रोविजन हम बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में ये डेटर 1 लाख, इसका जो पीवीडी है वो 5000 हो गया है, और इन टोटल मेरे पास ये 95,000 आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी हो तो बताओ। आसान है, इजी है ना। मैं सब कुछ रॉ कर रहा हूं यार, ऐसा नहीं मैं पहले हो सकता है इसका अमाउंट बना के लिया था आपके लिए, पर वो मजे नहीं आते ना, फील नहीं आता। आपने को दिख रहा है हाँ भाई चलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब ये एडजस्टमेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक के ऊपर कुछ टिक नहीं है, तो स्टॉक को एज इट इज 90,000 हम लिख देंगे, 90,000। मशीनरी पे टिक है, मशीनरी का टिक ये रहा। मशीनरी को 5% कम करना है, 2,40,000 की मशीनरी है, 5% कम करना है। तो 2,40,000 का 5% कितना हुआ? 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। तो मशीनरी की नई कीमत कितनी आ गई? 2,28,000 रुपए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? इजी है, आसान है। चलो आगे बढ़े, चलो देखो इधर। इसके बाद आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। 5 लाख रुपए टिक लगा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग ढूंढो। इसमें ये रहा, 10% एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है। तो यहां आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 5 लाख का 10% हो गया 50,000 रुपए। नई कीमत हो गई प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग है तो प्लांट नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग। नई कीमत हो गई 5,50,000 रुपए। आगे बढ़ जाएं, आगे देखें। चलो इसके बाद है पी एंड एल, 12,000, ये लॉस है, तो लॉस पार्टनर्स को बढ़ जाता है। टू यहां पर लिख रहा हूं मैं पी एंड एल, 12,000 वही रिजर्व जितना ही बढ़ गया है, तो 6, 4, 2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सब करने के बाद क्या हम 100% श्योर हो चुके हैं कि हमारी बैलेंस शीट में सब चीजें खत्म हो गई? क्लियर हो गए ना हम कि भाई बैलेंस शीट अपनी निपट गई, तो अपने को बैलेंस शीट में दिमाग नहीं लगाना। अब अपन नीचे आते हैं, बी रिटायर हुआ है, तो बी रिटायर हुआ है तो भाई रिटायर हो गया, होने दो। आज के आगे लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट अ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपए का, जो कि अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है आपने प्रीपेड किया है, मतलब इसकी डेट नहीं आई थी, आपने पहले ही दे दिया। इसकी डेट नहीं आई है, आपने पहले ही पेमेंट कर दिया। आपने पहले पेमेंट कर दिया, अच्छी बात है। तो आपने पहले पेमेंट कर दिया तो ये प्रीपेड हो गया। तो यहां हम लिख देते हैं बाय अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड है, एसेट है, कितने का है? 10,000 रुपए का। सिमिलरली बैलेंस शीट में आप यहां पर अनएक्सपायर्ड, क्या हो गया भाई, हाँ, अनएक्सपायर्ड प्रीमियम के नाम से लिख दोगे 10,000 रुपए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक टिक खत्म हो गया, यहां आते आते हमारा ये टिक ये रहा, प्रोविजन फॉर, ये रहा टिक, 15,000 टू बी मेड फॉर रिजर्व, 15,000 का प्रोविजन बनाना है। तो यहां लिखा प्रोविजन फॉर रिजर्व 15,000 रुपए, और इधर बैलेंस शीट में एक 3 लाइन छोड़ के प्रोविजन फॉर रिजर्व। ठीक है, यहां पर टिक लगा देते हैं, रिजर्व नहीं रिपेयर है, 15,000 रुपए। ठीक है जी, रिपेयर है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक हो गया। अगला एडजस्टमेंट यहां टिक लगा रखा है अपन ने, गुडविल का है। तो गुडविल की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको पोस्ट कर रहे हैं। अब गुडविल की एंट्री का पोस्ट सबसे क्रूशियल है, तो उसको ध्यान से समझे। ए और सी मिलकर बी को पैसा दे रहे हैं, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग, मतलब ए और सी मिलकर बी को पैसा दे रहे हैं। तो बी के खाते में पैसा आ रहा है,
जब बी के खाते में पैसा आ रहा है तो हम बी के खाते में यहां पर लिखेंगे। कैसे आ रहा है? इसको ए दे रहा है, इसको सी दे रहा है, इसको ए दे रहा है और सी दे रहा है। ए दे रहा है 45, सी दे रहा है 15। तो बी के खाते में 45,000 ए ने दिए, 15,000 सी ने दिए। ठीक है, यानी बी के खाते में पैसे आ गए। किन्होंने दिए? ए और सी ने। तो ए और सी के खाते में से पैसे कट जाएंगे। हमने यहां बी में तो लिख दिए, पर ए और सी में से काटो। यहां ध्यान रखो, ये जो कॉलम है ये ए का कॉलम है, ये वाला और ये वाला, ये और ये बी का कॉलम है, और ये सी का कॉलम है। जो मैंने बड़ा बनाया ना, ये इसी वजह से बना है। मैं चाहता था इसके नीचे बैलेंस शीट बनाता, पर इसको बड़ा मैंने इसलिए बना ताकि आपको समझा सकूं। तो ये अमाउंट है, ये ए के खाता बोलता है, ये और ये बी का खाता बोल रहा है, और ये सी का खाता। तो हमने बी के में तो जोड़ दिए, अब ए और सी में से निकालने हैं। तो जब आप निकालते हो तो आप इस साइड लिखते हो। तो ए के खाते में से 45,000 निकाल लो, सी के खाते में से 15,000 निकाल। अब कोई नाम तो देना पड़ेगा, हमने निकाले हैं। क्यों निकाले हैं? क्योंकि हम ये पैसा बी को दे रहे हैं, तो इनके पास आ जाएगा टू बी's कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना सारी चीजें? बी को मिला इसलिए बी के, इसमें से ये मत देखो, आप ये देखो, बी को मिला इसलिए बी के क्रेडिट में, ए और सी ने दिया तो इसलिए ए और सी के डेबिट में। क्लियर हो गया? चलो यहां तक हो गया भाई। अब लास्ट है, बी को 50,000 रुपए कैश में देने हैं। तो कैश में देने का मतलब टू बैंक कर दीजिए आप 50,000 रुपए। सर बैंक क्यों करा, कैश क्यों नहीं करा? क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैश कहीं नहीं लिखा है, बैंक लिखा है। अब जो बैंक का कॉलम मैंने कहा ना बाद में एडजस्ट करते हैं, 80 था, 50 दे दिया, तो बैंक में कितना बचना चाहिए? 30,000। तो बैलेंस शीट में आइए, 30,000 रुपए अपने बैंक में डाल दीजिए। बताओ भाई कोई दिक्कत हुई क्या? हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार खत्म कर लिया। अब क्या आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन में कुछ रह गया होगा, सर कोई एडजस्टमेंट हो सकता है हम भूल गए हैं, सर कुछ नहीं किया? सब कुछ तो कर लिया। तो हमने क्या करा, स्टार्टिंग से ही शुरू करा, एंड पे खत्म कर दिया। सारे अकाउंट एक साथ बन गए। अब हमारा अगला काम है अकाउंट के बैलेंसेस निकालना। शुरू करते हैं यहां से। ये है 60,000, इधर भी लिखते हैं 60,000। ये कितना हो गया? 12 और 27 और 30, तो ये हो गया 30,000। 15 और 27 और 30,000, ठीक है। यहां लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल, सबको बांटेंगे ओल्ड रेशो में, ए बी सी। कितना है? 3:2:1। तो 6 से काटा 5, 5 दिया 15, 10, 5। ठीक है, कैलकुलेट करना यही आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर बांटते हैं, इधर बाय रिवैल्यूएशन 15, 10, 5। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकालते हैं। देख ले भाई, मेरा बराबर ही आ रहा है, मैंने फोकट की जगह नहीं ली है। ठीक है ना? हाँ देखो भाई, पहले किसका करें? यहां से शुरू करते ए से। तो 4.5 लाख, 15 ये हो गया 4 65, ये हो गया 4,71,000। ठीक है, एक बार और देख लेते, 21 4 71। ठीक है, अब मेरे पास वो भी नहीं है जिसमें से मैं क्रॉस चेक कर लूं, कोई बात नहीं, चलो बैलेंस शीट का टोटल मैच करेंगे। ये कितना है? 51, तो ये हो गया 420। 45 और 6 हो गया 51। वाह क्या बात है। एक लाइन छोड़ के 4,20,000, एक लाइन क्यों छोड़े भी बताता हूं। ठीक है, अब निकालते हैं सी का। 1.5 लाख, और ये हो गया 1,57,000। यहां भी लिखा 1,57,000। इसका कितना हो गया? 15 और 2 17, तो ये हो गया 140। क्या बात है, बचा लिया भगवान। टू बैलेंस सी डी 140। ठीक है, इन दोनों का एक लाइन छोड़ के क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो बेचारा बी है वो अब पार्टनर नहीं रहा है, तो हम उसके बैलेंस को बी के लोन अकाउंट से डिफाइन करेंगे। ये रहा बैलेंस, कि इनका बैलेंस। ठीक है, तो बी को हमने लोन अकाउंट से डिफाइन करना है, तो इसलिए हमने उसको बाद में लिखा है। कहना एक बार कितना हो रहा है देखो, 30 और ये हो गया 60 70, तो 3,70,000 3,74,000। ठीक है, कैलकुलेशन वैसे तो नहीं होगी, पर हो जाए तो देख लेना यार मिस्टेक। 15 60 और एक हो गया 70 70 74 3 74। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, मजेदार। और 50 गए 3 20, और ये 4 चले गए 3,20,000। ओ हो, इतनी बेहतरीन। सब कट गए, 0 0 आ गया आंसर। ठीक है भाई, तो 54 गए 3 बेहतर। अब इसको पोस्ट कर देते हैं इधर।
बैलेंस शीट ये रही है आपकी। तो सबसे पहले लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और सी दो ही बचे हैं अपने। ए का कितना है 420 और इसका कितना है 140। टोटल करो कितना आया 420 140 560 5,60,000 रुपए। ठीक है, और यहां लिखते हैं बी का लोन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में बी का लोन अकाउंट बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, बी का लोन अकाउंट कितना है भाई 320। अब देखो आपको एक चीज सिखाते हैं। यहां 15,000 मैंने बीच में डाल दी, इसमें वंस टेंस 100 नहीं करा, तो कितना मुश्किल हो रहा है इनको और इसको जोड़ना। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा याद रखें वंस टेंस 100 के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट करें, जीरो के नीचे जीरो। अब देखो ये डायरेक्ट वे से जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8 है ना, 8 लाख, ये हो गया 9 लाख, 9 लाख ये हो गया 10 लाख, नहीं 9,80,000, 980 प्लस 15 995 और 8,000 रुपए, 10,02,000 रुपए। देख भाई यही आना चाहिए अब। ठीक है ना, हाँ ठीक है। ठीक है भैया, चलो। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये रहा आपका सवाल का जवाब। एक बार और चेक कर ले, अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो। 5 और 3 8 और 880 और 980, 980 995 और नहीं 8 है ना, तो 3,000 आएगा ना, दूनी 3, 10,03,000। ठीक है ना। अब अपन इतने समझदार तो हैं कि भैया अपन है ना आखिरी की 3-4 डिजिट मिला लेते हैं। अगर वो सही है तो अपन मान लेंगे सही है। ठीक है, आखिरी में 3,000 आना चाहिए। तो देखो 3 जीरो तो गए, ये 5 ये रहा और 8 ये रहा। 8 और 5 13, 3 आ रहा है, यानी अपनी कैलकुलेशन सही है। एक बार भाई लोगों को एक बार कैलकुलेशन कर लेना, अगर गलत हो तो मुझे बता देना, बाकी तो गलत नहीं होगी क्योंकि अपन ने पूरा क्वेश्चन इज्जत से शिद्दत से किया। तो इन क्वेश्चन में जो बैलेंस आता है, जो फाइनल कैपिटल रह जाती है, इसका भी एक जुगाड़ कर लेते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के बाकी सभी केसेस क्या है, चलो देखते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। बी को लगा कि उसको फर्म कंटिन्यू नहीं करनी है और वो रिटायर हो रहा है। अब बी के रिटायरमेंट पे रिवैल्यूएशन बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। तो जब ये सब बन ही रहा है तो ए और सी यानी कि जो नए पार्टनर हैं, जो बचे हुए पार्टनर हैं, इन लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया। वो ख्याल था कि यार जब ये सब बन ही रहा है तो कैसा हो कि हम अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बना लें। मतलब अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1 है, तो हमारी कैपिटल भी 1:1 के रेशियो में होनी चाहिए। मतलब अगर मेरी 5 लाख है तो सी की भी 5 लाख होनी चाहिए। इसको कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। जब नए पार्टनर नई फर्म की कैपिटल को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो वो बेसिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चलाते हैं। अब यहां पर कई सारे केसेस बनते हैं। जैसे पहला केस होता है कि आपको बोल दिया जाए कि भाई नई फर्म जो है उसकी कैपिटल फिक्स्ड है, यानी कि सब कुछ करने के बाद नई फर्म जो बनी, यानी कि टू बैलेंस सीडी जो आएगा ऑफ ए एंड सी, वो कितना होगा वो पहले से डिसाइड है। और कैसे डिसाइड है, क्योंकि इनकी टोटल कैपिटल फिक्स है। जैसे आपको बुक में कैसा मिलेगा, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स एट 2 लाख रुपीस, कि भाई नई फर्म जो है उसकी कैपिटल फिक्स हो गई 2 लाख रुपए। जिस कैपिटल की हम यहां बात कर रहे हैं बेटा, वो है ये वाली टू बैलेंस सीडी, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय जो फाइनल बैलेंस आता है ना, सब कुछ करने के बाद नीचे टू बैलेंस सीडी वाला, वो कितना आएगा उसको कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं। उसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट कहीं नहीं आएगा, बस वो जो टू बैलेंस सीडी है वो हम अपनी इच्छा के हिसाब से रखेंगे, ये पार्टनर्स चाहते हैं। अब वो इच्छा नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी पहले ही बता देते हैं कि भाई इतनी रखनी है, जिससे अगर कम ज्यादा कुछ होता है तो उसको पार्टनर्स कैश लाकर या फिर कैश ले जाकर एडजस्ट कर देते हैं। यानी कि मान लो कैपिटल 5 लाख होनी है, पड़ी है अभी 5.5 लाख, तो वो 50,000 कैपिटल ले जाएगा।
कैसे? यहां पर टू कैश करके, और अगर 4,50,000 है, 5 लाख करनी है, तो बाय कैश करके वो और पैसे ले आएगा। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, एबीसी 3 पार्टनर है। एक बार इस क्वेश्चन को पूरा रीड करो और ये समझो कि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट अगर है तो कहां है। एबीसी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:2। ठीक है, ये सारे इनके एडजस्टमेंट वगैरह दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से एडजस्टमेंट नंबर 6 को देखें तो वो बता रहा है कि भैया पार्टनरों के चुल्ल है कि उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अपनी कैपिटल करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट का 99 टाइम मतलब ये होता है कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपनी कैपिटल करना चाहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा? नया वाला, यानी नई फर्म का। ठीक है, देखो भाई, दो हटा देते हैं सबको। बस ये दो चीजें हैं जो कि आपको बता रही हैं कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। वापस समझ लो, इतने बड़े क्वेश्चन में से हमें मात्र ये समझना है कि ये जो दो चीजें हैं ये ही कैपिटल एडजस्टमेंट बता रही हैं, और मैं इसको यही सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या है कि ये भाई इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये चाहते हैं कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल will be same as of old firm in new PSR। नए फर्म की जो कैपिटल है वो पुराने फर्म की कैपिटल जितनी ही होनी चाहिए। देखो क्या होता है, पुराने फर्म की कैपिटल जितनी हो, पुराने फर्म की कैपिटल कितनी है यहां पर? 7 लाख। तो इसने सीधी भाषा में ये बोला है कि नए फर्म की कैपिटल 7 लाख होनी चाहिए, सिंपल, और तो कुछ नहीं बोला। तो अगर क्वेश्चन में आपको यहां ये बोले कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी इक्वल टू 7 लाख, तो क्या अलग केस बनेगा? नहीं, बात तो यहां पर यही है ना। तो कितनी है कैपिटल अगर पहले से बता दिया जाए तो वो इसी केस के अंदर आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, नई फर्म की जो कैपिटल है वो पुराने फर्म जितनी होनी चाहिए। ए बी सी मैं यहां लिख देता हूं, कितना है? 2:3:2 ओल्ड। अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम, कौन जा रहा है? बी जा रहा है ना अपना, बी रिटायर, इसको गायब कर देंगे और नई फर्म जो होगी वो होगी, ये तो गया 2, यानी 1:1। तो जो नई फर्म है उसका रेशो कितना है? 1:1। तो क्वेश्चन में बोला है कि भैया टोटल 7 लाख रखना है, तो 7 लाख की कैपिटल को दोनों को आपस में बांट देंगे। तो टू बैलेंस सीडी, क्वेश्चन शुरू करने से पहले 7 लाख को इक्वल बांट दिया दोनों पार्टनर में, तो आ जाएगा 3.5 3.5। यानी कि जब आप पूरा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन पूरा खत्म करने के बाद जो टू बैलेंस सीडी आने वाला है वो ए का 3.5 लिखना है आपको, और सी का भी 3.5 लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। अब सर फाइनल बैलेंस जो आता है वो कम ज्यादा आएगा, तो टू कैश या बाय कैश करके आप एडजस्ट कर देंगे। समझ में आ गया? पहला केस हो गया। आपकी बुक में इसके दो केसेस हैं, जैसे पहला केसेस ये है, दूसरे केस में इसको हटा के 7 लाख रुपए लिख दिया गया, यानी कि ये वाला जो हमने यहां पढ़ा था ना, द कैपिटल द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये केस कहता है कि जब पहले से बता दिया गया कि आपकी जो कैपिटल है जनाब वो इतनी होगी, तो आप उसके हिसाब से देख लो। अब केस नंबर 2 आता है कि ये बताते नहीं है, जिद्दी आदमी है, ये बताते नहीं है कि कैपिटल कितनी होगी, बस ये कह देते हैं कि कैपिटल न्यू पीएसआर में हो। यानी कि क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से गिवन होगा कि भाई हमें तो नहीं पता कैपिटल कितनी है, बस हमें यह पता है दैट न्यू कैपिटल विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ना तो 2 लाख रखनी है ना 3 लाख रखनी है, आप जितनी रख सकते हो उतनी रख लो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है उतना आंसर निकाल लो। बस ये ध्यान रखना
कि फाइनल जो कैपिटल होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। समझने के लिए हम पिछले वाले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हैं। मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, 1:1:1 है, ये हट गया है, नया पार्टनर नया कैपिटल है 1:1। आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब क्योंकि हमें पहले से कैपिटल नहीं पता तो हम पहले से आंसर नहीं निकाल सकते। रिवैल्यूएशन बनाया, पूरा सॉल्व करा, आंसर निकाला, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, पूरा सॉल्व करा। अब यहां पर मान लेते हैं ए का आ रहा है 40,000 और इसका आ रहा है 20,000। ये क्या आ रहा है? टू बैलेंस सीडी, ये आपका 40,000 और 20,000 आ रहा है। तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि भाई जो नई फर्म होगी उसकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में होगी, या फिर आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल करके बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शब्द आएगा या फिर प्रोपोर्शनेट वर्ड आएगा। अपनी किताब में ढूंढना, अगर प्रोपोर्शनेट वर्ड है तो भी इसका यही मतलब है, न्यू पीएसआर है तो भी यही मतलब है। तो सिंपल भाषा में है, जितनी भी कैपिटल है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करो। तो भाई आपके पास ये बैलेंस आ रहा है 40 और 20, तो हम इसको यहां लिखेंगे नहीं, लिखेंगे यहां लिखेंगे नहीं, हम यहां रफ में इसको लिखेंगे कि भाई टू बैलेंस सीडी हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 40 और 20, ठीक है, ए और बी का। पर हमें इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, यानी टोटल कैपिटल निकालेंगे, कितनी हो गई 40 और 20 60। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, मतलब ये कैलकुलेट करना पड़ गया हमें कि टोटल कैपिटल कितनी है। इसको बांटा 30,000 और 30,000। अब यहां 40 और 20 की जगह हम 30 और 30 लिखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हमने क्या करा, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं था कि टोटल कैपिटल कितनी रखनी है, तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, फाइनली देखा कि कितनी कैपिटल आ रही है, उन दोनों को एक कोने में पकड़ा, कोने में पकड़ के उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा और फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझने के लिए एक क्वेश्चन मेरे सामने है, ठीक है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनमें पूरा बड़ा क्वेश्चन 20 मिनट का सॉल्व करना पड़ता है, फिर जाके एंड वाला एडजस्टमेंट आता है। तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जो आखिरी एडजस्टमेंट है वहां तक हम पहुंच चुके हैं। यहां देखिए, ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। अच्छी बात है साहब। बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022, ये भाई रिटायर हो गया है। On which date the capital of ABC after all necessary adjustment, ध्यान रखना, all necessary adjustment करने के बाद, यानी कि रिवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद, ये रिवैल्यूएशन ये पार्टनर्स कैपिटल का इधर वाला हिस्सा, मैं इधर वाले हिस्से को ज्यादा बड़ा बना रहा हूं, पर्टिकुलर ए बी सी, ये पर्टिकुलर ए बी सी, जो रिवैल्यूएशन बनाने के बाद, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद जो यहां बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है ए का 64,800। बी से तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो चला गया, तो इसको तो रिटायर है, पड़े रहने दो इसको। और इसका आ रहा है 25,200। कैपिटल ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, यानी नई फर्म, विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश सो दैट द फ्यूचर कैपिटल इन देयर फ्यूचर फिट शेयरिंग रेशियो। कुछ इस तरीके से आपको कैपिटल करनी है कि आपकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी कि ये जो टोटल है ये बिगड़ा हुआ है, ऑब्वियसली बात है। 64,800 25,200 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो नहीं है, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 4:2, बी को हटाने के बाद, यानी कि 2:1। तो भाई सीधी सी बात है, ये दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2:1 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो टोटल कैपिटल अब आप निकालेंगे, 64,800 प्लस 25,200, ये कितना आया 90,000। ठीक है, ये आ गई टोटल कैपिटल, इसको 2:1 में बांट दो, 360 और 30। अब देखो दो तरीके हैं, या तो हम भूल जाए कि ये कितना है, इसको भूलकर हम 60 और 30 लिख दें और वापस से बैलेंस निकालने शुद्ध चले जाए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और मैं थोड़ी सी समझदारी करता हूं, मैं इसको भूलूं क्यों? मैं समझदारी ये करता हूं
ये आ रही थी 64,800, ये आ रहा था 25,200। मुझे रखनी है 60 रखनी है, 64 पड़ी है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां टू कैश लिखकर 4,800 कर दी। मेहनत बच गई मेरी, मुझे वापस बैलेंस कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, बस ये देखकर मैंने कर दिया। ठीक है, तो आप यहां नहीं लिखेंगे, इसको रफ में लिख देना, मैं रफ की जगह नहीं। सिमिलरली इसकी आ रही थी 25,200। एक तरीका तो है कि मैं यहां 30,000 लिखूं और वापस बैलेंस कैलकुलेट करूं, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। 30,000 है, 25,000 करनी है, तो 25,000 है, 30,000 करनी है, तो ये 4,800 लेकर आएगा। तो यहां हमने लिखा बाय कैश सी के 4,800। समझ गए, कुछ नहीं है, बस जो कैपिटल थी उसको हमने इकट्ठा करा, पार्टनर्स को बांटा, जो कम ज्यादा है उसको ले आए या फिर कम कर दिया। अगर आप कंफ्यूज होते हो इस बात को लेकर कि सर इधर लिखेंगे या उधर लिखेंगे, तो दिक्कत मत पालो, आप तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, जो बचेगा आप पूरा बैलेंस कैलकुलेट कर लो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता देता हूं कि भाई अगर आपको कैपिटल कम करनी है तो आप इस तरफ लिखेंगे, बढ़ानी है तो आप इस तरफ लिखेंगे। समझ गए, अब आते हैं केस नंबर 3 पे, यानी अंतिम केस। केस नंबर 3 क्या है, बड़ा खतरनाक केस है। कहता है कि व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर टू बी पेड इन कैश bought in by the new partner and also the capital should be new profit sharing ratio। मतलब दोनों तीनों चीजें कह दी। पहली चीज इसने कही कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है, रिटायरमेंट पे जो पेमेंट होनी है, वो भी पेमेंट कौन करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर। समझने के लिए मान लेते हैं ए बी सी 3 पार्टनर है, 1-1-1 है, बी रिटायर हो गया और हमें पता चला कि बी को 50,000 रुपए की पेमेंट करनी है। तो क्वेश्चन ये आपको कहेगा कि भाई बी को जो पेमेंट करनी है वो ए और सी कर देंगे, यानी ए और सी को बोलो कि वो पैसा लाएं, बी को पेमेंट करते हैं। समझ गए, यानी कि इन टोटल ए और सी लाके इसमें ए एंड सी मिलकर 50,000 रुपए फर्म को लाके देंगे ताकि बी की पेमेंट हो जाए, बी का कोई बैलेंस नहीं बचेगा। पर इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी। मतलब दो चीज हो गई यहाँ पे। ये क्वेश्चन है अच्छा आपका कि भाई ए और सी जितनी भी इनकी कैपिटल है उसके साथ साथ बी को भी पैसा देंगे। समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओ। एनडीए आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2023 एन गेव अ नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हमारा एन जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, अच्छी बात है। DNA decided to share future profit in 2:3। इनका न्यू रेशो है 2:3। ठीक है, तो गुडविल तो हमें बांटनी नहीं है, तो हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है। द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट मतलब टू बैलेंस सीडी ऑफ डी एंड ए, मैं तीनों का लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना, शोज अ बैलेंस ऑफ 30,000 एंड 70,000। 30,000 अभी इसका आ रहा है, 70,000 इसका आ रहा है। टू बैलेंस सीडी हमने रफ में लिखा है, क्वेश्चन में आंसर लिखा नहीं है। ठीक है, आपने कैलकुलेट करा, रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, जो आंसर आ रहा था उसको रफ में लिख लिया। कितना, 30,000 और 70। मैं रफ की तरह इसको लिखता हूं, वरना तुम पेपर में भी लिखे आओगे, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा है वर्किंग नोट, वर्किंग नोट कि भाई हमने पूरा कैलकुलेट करा और टू बैलेंस सीडी हमारा आ रहा है डी का और ए का 30,000 और 70,000। अब तक हम क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ा 1 लाख को 2:3 में बांट दिया, 40,000 60,000 कैपिटल गिर जा। पर इसने बोला रुको, ये नहीं, इसने बोला द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू एन इज 90,000, यानी एन का जो लोन है वो पड़ रहा है 90,000 रुपए। एन को 90,000 रुपए देने हैं क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। दिस अमाउंट टू बी पेड बाय डीएनए, ओ भाई ये पैसा भी डी और ए मिलाकर देंगे। अच्छा ठीक है, तो डी और ए की टोटल कैपिटल कितनी हो गई, समझा ना। 30 और 70 तो अपन पहले लिख ही रहे थे। अब इनको एन को भी देनी है 90,000, तो वो भी ये लोग लेकर आएंगे। ठीक है,
और इस तरीके से देनी है कि इनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। तो देखो भाई, बड़े-बड़े टीचर्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। वो पहले 30 और 70 1 लाख को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाँट देंगे, फिर 90,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाँट देंगे, फिर कैश का कन्वर्जन कर देंगे। मतलब 3-3 स्टेप करेंगे, अपन 1 स्टेप करेंगे बस। उसमें सारा काम हो जाएगा। ध्यान से समझना। हमने सिंपल ले लिया, ठीक है भाई। अगर हमारे डी और ए मिलकर पैसा देंगे, तो डी और ए मान लेते भाई टोटल कैपिटल इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, ये और ला रहे हैं तो और ले लो, सब इकट्ठा ले आओ, सब इकट्ठा ले आओ, फिर बांट देंगे। तो तीनों इकट्ठे करे तो हमें पता चला कि भाई इनकी कैपिटल हुई 1,90,000। इतनी कैपिटल प्लस पेमेंट इनको करनी है, तो हमने 1,90,000 करके इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। ठीक है, डी और ए को बांटे 1,90,000 इंटू 2/5 और इसका होगा 1,90,000 इंटू 3/5। देखें भाई कितना हो गया, 5 से काटो कितना हुआ 3, 15, 4, 40, 8, 38 इंटू 3 इंटू 2 कितना हुआ 0 0 0, 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 6 और 1 के साथ 76,000 किसकी कैपिटल होगी, और 0 0 0 मेरा हाथ पे लिख दिया मैंने, 8 तिया 24, 2 9 2 11, 1,14,000 इसकी कैपिटल होगी। खत्म किस्सा। हमने दोनों की कैपिटल प्लस कैश इन दोनों को जोड़ के इनकी कैपिटल निकाल ली। अब जो ये वाला पैसा है आप इसको लिखेंगे। भाई एक और क्वेश्चन है क्या, 2 बार दीजिएगा मैंने क्वेश्चन, ठीक सेकंड को। ओहो मैंने 2 बार, अच्छा इसमें 1 लाख कर दिया इसको, कोई बात नहीं छोड़ो। हाँ भाई, यहाँ टू बैलेंस सीडी करके आप जो कैपिटल लिखेंगे इसकी लिखेंगे 76,000, इसकी लिखेंगे 1,14,000। ये करने से इनकी कैपिटल पीएसआर में भी हो गई और कैश का भी सटूरा हो गया। तो यहां पर हम यहाँ टू कैश करके वाई को पेमेंट दे देंगे 90,000, हमारा ये वाला काम भी सिमट गया। समझ रहे हो, वाई को पेमेंट, वाई मतलब बी को पे, क्या नाम है इसका, उल्टा लिख दिया मैंने, रुको। एक तो भाई बी जाता है हर बारी, तो बीच वाले को जान दो, क्या है तुम आगे पीछे करते हो। 76 1,14,000 और ये हो गया कितना 90,000, ठीक है ना। ठीक है, तो इसकी पेमेंट भी हो गई, वो पेमेंट ए और डी और ए ने करी है, ये हिसाब भी अपने आप सेट हो गया क्योंकि हमने इनकी कैपिटल में 90,000 ऑलरेडी जोड़ दिए। अब बस आपको ये लिखना है अपने फाइनली और अब बैलेंस कैलकुलेट कर लेना। जो बैलेंस आएगा वो यहां टू कैश करके लिखना, आपका आंसर आ जाएगा और आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो, कैपिटल एडजस्टमेंट का मोटा मोटा मतलब होता है कि टोटल कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। टोटल कैपिटल यानी टू बैलेंस सीडी न्यू पीएसआर के। तो अगर पहले से आपको टोटल कैपिटल गिवन है तो अच्छी बात है, पहले लिख दो, नहीं गिवन तो जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको रफ में लिखा, न्यू पीएसआर में कैलकुलेट करा, उसको पोस्ट कर दिया, जो कम ज्यादा होगा उसको टू कैश बाय कैश करके एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो चलो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलें, कीप ऑन वॉचिंग।